कहानी शुरू होती है उसी सीन से जहाँ पर हमने पिछला पार्ट छोड़ा था। एंड वहाँ हमें पता चला था कि इस भाई के साथ जो लफड़ा हुआ है उसका जिम्मेदार वही रेस्टोरेंट वाला है जिसकी मदद एनी ने की है। व्हाट द फक। एंड एनी को इस पे बिलीव ही नहीं कि वो बंदा कुछ ऐसा कर सकता है। एंड ये बंदा जिसका नाम हमें अभी तक रिवील नहीं करा गया है तो हम इसे रिक ही बोलेंगे। तो रिक एनी पे भड़क रहा होता है, बट तभी जैक उसे शांत करता है एंड जो कुछ लफड़ा उसके भाई के साथ हुआ है उन्हें डिटेल में उसे बताने के लिए कह देता है। एंड रिक अब यहाँ पर बताना शुरू कर देता है कि ये बात है कुछ दिनों पहले की, कि वो हर दिन की तरह इस बार भी उसके घर आया है। एंड घर आके देखता है तो उसका भाई अभी तक उसके घर नहीं है। एंड उसे उसकी चिंता है क्योंकि वो नादान और वीक बच्चा है। एंड वो जहाँ पर रहते हैं एक्चुअल में वो एक स्लम एरिया है जहाँ पर कोई भी पुलिस ऑफिसर्स नहीं है। एंड यही बात उसे और भी चिंता में डाल देती है। एंड इसी चिंता के साथ वो उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। एंड ढूंढते ढूंढते वो एक गली में आके पहुंच जाता है। एंड सामने का मंजर देख के उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि कोई एक बंदा उसके भाई के ऊपर डैगर मार रहा होता है। एंड वो ज़्यादा देरी ना करते उसे पकड़ने के लिए चला जाता है। एंड काफ़ी मशक्क़त के बाद वो उसका मास्क हटाने में कामयाब हो जाता है। एंड जब वो उसका चेहरा देखता है तो और कोई नहीं बल्कि वही रेस्टोरेंट वाला है जिसका नाम हमें यहाँ पर शुद्ध बताया गया है। तो अब हमारा सीन प्रेजेंट में आ जाता है। तो जैक उससे पूछता है तो तब से तुम्हारा भाई इसी कंडीशन में। तो इस पे रिक एग्री हो जाता है एंड कुछ चंद बातें उसे बताता है कि उसका भाई पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, वो रेगुलर पेशेंट्स की तरह हुआ करता था। बट कुछ दिनों बाद उसकी तबीयत और ख़राब होने लगी एंड ऐसा लगने लगा कि उसके अंदर कोई भी एनर्जी नहीं है। एंड अगर हम अभी उस पर नज़र मारे तो ऐसा लगता है कि वो एक लाइफलेस पर्सन बन चुका है। तब जैक उससे पूछता है तो इसलिए तुमने मुझसे मदद मांगी थी जब हम पहली बार मिले थे। तब रिक यहाँ पे एग्री हो जाता है एंड कुछ उसका प्लान भी बताता है कि उसका प्लान था कि वो उसका डैगर चुराना चाहता था एंड उस डैगर के एक्सचेंज में वो अपने भाई के बीमारी का क्योर ढूंढना चाहता था। एंड आखिर में उसका प्लान मिट्टी में मिल गया। एंड यहाँ पर एनी उसको माफ़ी मांगती है क्योंकि उसे एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। तो वीक बंदा है वही मार खा रहा है। तब रिक यहाँ पर गुस्से में उससे पूछता है कि क्योंकि वो वन साइडली अटैक कर रहा था उस पर, या फिर इसलिए क्योंकि वो गरीब है, या फिर इसलिए क्योंकि वो एक चोर जैसा दिखता है। तो ऐसा लगता है कि तुम इसी तरह से स्ट्रांग और वीक लोगों को डिफ्रेंशिएट करती हो। एंड एनी यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पाती। तब जैक उसके कंधों पे हाथ रख देता है एंड कहता है शांत हो जा मेरे भाई, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी नोबल की तरह जी है एंड उसे इसके बारे में कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो यार उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। तब रिक भी यहाँ पर शांत हो जाता है। तब जैक उससे पूछता है वैसे यार एक बात बता, तू मुझे क्यों नहीं हेट करता? अरे मेरा मतलब है कि मैंने तुझे धोखा दिया, यानी कि एनी आने के बाद मैंने तुझे यहाँ पर छोड़ दिया, फिर भी तू मुझे हेट क्यों नहीं करता है? तब रिक उसे कहता है क्योंकि वो पहली बार था। जैक उससे पूछता है क्या? तब रिक उसे बताना चालू कर देता है कि वो पहली बार था कि किसी ने मुझसे कहा कि उसे मेरी हेल्प करनी है एंड वो भी विदाउट कंडीशन। तब जैक उसे कहता है कि ओह ऐसी बात है। एंड रिक भी यहाँ पर एम्बेरस हो चुका है क्योंकि यार कोई भी किसी के सामने वीक नहीं दिखना चाहता है। तो अब हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है एंड अब वो दोनों उसके घर से बाहर आ चुके हैं एंड चलते चलते एनी कुछ सोच रही होती है। तो जैक उसी के बारे में उससे पूछता है कि आखिर वो किस बारे में सोच रही है। तब एनी उसे कहती है कि डेफिनेटली मैंने वहाँ पर वैली की डिस्कस्टिंग एनर्जी को सेंस किया था एंड मैं श्योर हूँ कि वो एक सैक्रिफाइस है। तब जैक एनी से कहता है तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें यहाँ पर स्टार्ट कर देना चाहिए। तब एनी उससे कहती है क्या तुमने इसे फिगर आउट कर लिया है? तब जैक उससे कहता है कि तो चलो चलते हैं। एंड अब हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है एंड हमें उस रेस्टोरेंट वाले का घर दिखाया जाता है। आई मीन कि रेस्टोरेंट ही है। तो कुछ सामान लेके वहाँ से जा रहा होता है एंड उसे कुछ सेंस हो जाता है। तब वो पीछे देखता है एंड वो उसके सीक्रेट चेम्बर में जाके देखता है कि वहाँ पर कोई है तो नहीं। एंड ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है, क्या ये एक रैट है? एंड तभी जैक उसके पीछे आ जाता है एंड तभी जैक उसके पीछे आके कहता है लॉन्ग टाइम नो सी। एंड वो मर्चेंट भी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है एंड वो अपनी मन ही मन में सोच रहा होता है कि वो आखिर यहाँ पर क्यों है। जैक उससे कहता है तो चलो इसे स्टार्ट कर देते हैं, और हाँ इसकी चिंता बिल्कुल भी मत करना कि कोई हमें इंटरप्ट करेगा। हाँ मुझे लगता है कि तुमने उसे देख लिया, राइट? द हेवनली गार्डियन जो कि तुम्हें प्रोटेक्ट करती थी, जो फिर से लौट आई है, वो भी एंजल ऑफ हेल बन के। एंड ये बात चल रही है एनी की एंड अगले सीन में उसकी कुटाई हो जाती है एंड वो अपने रहम की भीख मांग रहा होता है। तब वो बंदा कपकपाते जैक से कहता है इस दुनिया में तुम मेरे से ही ऐसा क्यों कर रहे हो? तब जैक उससे कहता है कि मुझे नहीं पता, और तुम चाहो तो तुम्हारे पीछे मछली से पूछ सकते हो।
और क्या तुम्हें अभी तक इसे समझ में नहीं आ रहा है, या फिर तुम्हें और भी ज़्यादा समझाना पड़ेगा। एंड उसे किक मारता है। तो वो मर्चेंट कपकपाते जेक से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं वैली का बिलीवर हूँ? मैं वैली का बिलीवर नहीं हूँ। तब जेक उससे कहता है कि हाँ मुझे पता है तुम बिलीवर नहीं हो, क्योंकि तुम वही चूती हो जो कि वैली के बंदों का काम करता है। एंड ऐसी होप लगा के बैठता है कि कुछ उसे मिलेगा। एंड ये सब जेक उसके ऊपर पैर रख के कह रहा होता है। एंड एनी एकदम शांत होके ये सब कुछ देख रही होती है, मगर तभी वो एकदम से शॉक हो जाती है क्योंकि जेक अपनी स्वॉर्ड मियान से बाहर निकाल रहा होता है। तब एनी उससे पूछती है कि तुम्हारी स्वॉर्ड बाहर क्यों निकल रहे हो? तब जेक उससे कहता है अब हमें उस फिश को ढूंढना है और हमें इस बंदे की जरूरत नहीं है। तब एनी कहती है पर तभी वो बंदा चिल्लाते हुए उनसे कहता है मुझे पता है। तब जेक उससे पूछता है क्या तुझे क्या पता है? एंड वो बंदा कहता है कि वो बाकी के स्टैचूज उनकी जगह मुझे पता है। तब जेक उसकी कॉलर पकड़ के उससे पूछता है कि कहाँ? तब वो बंदा हंसते हुए उनसे कहता है कि वो तो मैं तुम्हें नहीं बताने वाला हूँ, वो भी इतनी आसानी से। एंड जेक यहाँ पर गुस्सा हो जाता है एंड गुस्से में उससे कहता है कि क्या? एंड वो बंदा हंसते हुए जेक से कहता है अगर तुमने मेरी बॉडी को एक और बार टच किया फिर तो मैं तुम्हें कभी भी ये इसके बारे में नहीं बताने वाला हूँ। तब जेक उससे कहता है कि तुम ऐसे मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? एंड ये सब जेक शांत होकर कह रहा होता है। तब वो मर्चेंट जेक से कहता है तो फाइनली तुम्हें इस सिचुएशन के बारे में समझ में आ गया है। एंड जब एनी शॉक होते हुए उससे कहती है कि क्या तुम सच में ऐसे हो? वो बंदा एनी की तरफ देख के कहता है तो तुम्हें अभी तक लगता है कि मैं वही नाइव डूड हूँ? तो वो मर्चेंट एनी को गाली देते हुए कहता है इसी की वजह से लोग तुम्हें विच कहते हैं। तब एनी उससे पूछती है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? एंड तुमने ये भी कहा कि तुम वैली को वर्शिप नहीं करते हो। तब वो मर्चेंट एनी से कहता है क्योंकि पैसा, क्योंकि वो इसके बदले में मुझे काफ़ी सारा पैसा देते हैं। मुझे सिर्फ लाइफ फोर्स के साथ उस स्टैचू को इनबिल्ड करना होता है। एंड कोई पागल ही होगा जो इस ऑफर को ठुकराएगा। एंड ए स्टूपिड ओल्ड शॉप। एंड पता नहीं कितना टाइम मैंने इस रॉटन प्लेस पे बिताया है, एंड वो भी मेरे फादर एंड ग्रैंडफादर की वजह से। मगर अब ये मेरे लिए एक चांस है इस सब को एंड करने का, एंड इसके लिए मैं कितने समय से इंतज़ार कर रहा था। तो अब मुझे यहाँ से जाने दो एंड फिर मैं तुम्हें सारे वैली के स्टैचू के बारे में बता दूंगा। एक बार सिर्फ मुझे इस प्लेस से निकलने दो। तब जेक कहता है ओह मुझे क्या करना चाहिए? मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया, अब तुम मरोगे। तब वो बंदा उनसे कहता है कि क्या मेरे बिना तुम उन स्टैचू को ढूंढ नहीं सकते हो? तब जेक उससे कहता है मैं ढूंढ सकता हूँ, वो भी तुम्हारे बिना। एंड मुझे पता है कि तुम्हें उसकी लोकेशन के बारे में पता नहीं है। एंड जेक उसकी तरफ गुस्से भरी निगाहों में देख रहा होता है। एंड उसकी भी फटके हाथ में आ गई है, वो भी नो नो कर रहा होता है। एंड एनी को मदद के लिए पुकार रहा है। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा क्या? एंड चिल्ला के एनी से कहता है कि क्या मैं वीक नहीं हूँ? क्या कार्वेडमैन के लोगों ने तुम्हें ऑर्डर नहीं दिया है कि तुम्हें वीक लोगों की प्रोटेक्शन करनी है? एंड जो भी मैंने पहले कहा मेरा उसके मतलब ये नहीं था। एंड अब जेक एनी का फैसला जानना चाहता है, तो शांति से एनी की तरफ देख रहा होता है। एंड अब एनी एक गहरी सांस लेती है और जेक से कहती है उसे मार डालो। एंड अब जेक यहाँ पर उसके डैगर मारता है एंड उसकी चीखें निकल जाती है और वो एनी को हेल्प के लिए पुकार रहा होता है। एंड अब जेक यहाँ पर उसे छोड़ देता है और कहता है अगर वो उसके सामने आया तो उसकी गर्दन उसके शरीर पे नहीं रहेगी। एंड अब वो दोनों बाहर आ जाते हैं। एंड एनी एक चेयर पे बैठ चुकी होती है एंड कुछ सोच रही होती है। तभी जेक आके उसे ब्रेड देता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो? तब एनी उससे कहती है कि मुझे लगता है कि मैं अभी भी एक रॉन्ग जजमेंट नहीं देती हूँ। सुद रिक, मैंने वहाँ पर जो देखा उसी की वजह से मैंने जजमेंट ली। और लेडी कार्ना भी मुझे हमेशा से बताती आई है कि मुझे कभी भी एक रॉन्ग जजमेंट नहीं लेनी चाहिए। तब जेक उससे पूछता है कि क्या तुम गिल्टी फील कर रही हो? एंड तुम्हें गिल्टी फील होने की ज़रूरत नहीं है। तब जेक उससे पूछता है आई गेस इस बार मुझे तुमसे एक एडवाइस लेनी चाहिए। तब एनी पूछती है किस बारे में? तब जेक उसे बताता है कि मेरे पास कुछ भी ओरिजिनल नहीं है। एंड जेक उसे कहता है मुझे नहीं लगता कोई एडवाइस तुम्हें कंफर्ट कर सकेगी, तो इसे अपने आप ही रिजॉल्व करो। नो मैटर व्हाट यू डू, टाइम हर जख्म को हील कर देता है। एंड दूसरों को ब्लेम करने से सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही चोट पहुंचेगी एंड इससे सिर्फ और सिर्फ तुम ही सफ़र होगी। तब एनी जेक से कहती है ऐसा लगता है कि मैंने जितना सोचा था तुम उससे ज़्यादा ही मैच्योर हो। तब वो जेक की तरफ देख के शर्माते हुए कहती है कि नहीं कुछ नहीं। तब एनी उससे पूछती है क्या अब हम दूसरे स्टैचू को ढूंढने के लिए जाने वाले? तब जेक उसे कहता है कि हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक प्लेस के बारे में पता है। तब एनी उससे कहती है
मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकती हूँ। जेक पूछता है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है, एंड वो एनी से कहता है तुम्हें इस बार सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल मिला है। एंड एनी शॉक होते कहती है मैं। एंड अब हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेन पड़ रही होती है एंड बारिश भी हो रही होती है एंड वहाँ पर कुछ बंदे पड़े होते हैं। तब एनी जेक से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि वो यही होगा, क्योंकि ये भी वैसे हायर के लोग हैं जैसे कि उस सूट को किया था। तब जेक उससे कहता है कि अब तुम्हें बस इस ब्रश को इम्ब्यू करना है एंड अपने होली ऑरा से इस स्टैचू को पेंट करना है। एंड अब एनी भी अपने होली ऑरा से उस ब्रश को कवर कर लेती है एंड वो ब्रश जेक को दे देती है एंड वो उस स्टैचू को पेंट करने के लिए शुरू कर देता है एंड उसने उस स्टैचू को पेंट कर दिया है। अरे जेक भाई तू रहने दे यार। तो अब जेक एनी से कहता है कि चलो इसे फिनिश करो। तो अब एनी अपने ऑरा को उसके अंदर डाल देती है एंड जेक से कहती है कि ये हो गया है, क्या अब हम इसे ऐसे ही छोड़े? तो जेक उसे कहता है कि हाँ, क्योंकि अब होली ऑरा इसने ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर लिया है, तो अब चलो चलते हैं। एंड जाते जाते एनी अपने मन ही मन में सोच रही होती है क्या सच में ये रिचुअल को रोक सकता है। एंड अब हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें मेयर का घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही प्रेसिडेंट बैठा हुआ होता है एंड वो जेक और एनी का ही पोस्टर देख रहा होता है एंड वो शायद से एनी के पोस्टर को जलाता है और कहता है मेरे पास आओ एनी। तो अब हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है एंड हमें हांस और वेज को दिखाया जाता है जो कि दौड़ रहे होते हैं, यानी कि वेज हांस को लेके दौड़ रहे होते हैं एंड हांस की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। बट तभी वेज को कुछ सेंस होता है एंड वो हांस को वहीं पे पटक देते हैं एंड कहते हैं मुझे माफ़ कर देना, मुझे आगे जाना पड़ेगा। और अपना हांस बेचारा उसको गालियाँ दे रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हो। और हांस को पीछे से मॉन्स्टर्स के गुर्राने की आवाज़ें आ रही होती हैं तो उसकी फटके हाथ में आ जाती है और वो दौड़ना चालू कर देता है। एंड अब हमें एनी और जेक की तरफ का सीन दिखाया जाता है और चलते चलते एनी अपने मन ही मन में सोच रही होती है कि ये जो मैं कर रही हूँ क्या ये सही है? मैं कब से उन स्टैचू को ढूंढ रही हूँ एंड वही करती हूँ जो जेक कहता है, मगर मैं एक बात पे वंडर करती हूँ कि वो र्यून्स जो जेक ने ड्रॉ किए थे। मगर तभी एनी को गुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है और उन दोनों की नज़र वहाँ पे पड़ती है। तब एनी जेक से कहती है कि हमने इस ज़ॉम्बी को काफ़ी टाइम बाद देखा है एंड जेक भी कहता है कि हाँ, बट तब से लेकर अब तक इन ज़ॉम्बीज़ का लुक बदलते जा रहा है एंड अगर इसके बारे में हम ध्यान से देखें तो इसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो गई है एंड ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज वे में चल रहा है एंड ये पहले से काफ़ी ज़्यादा अलग है। एंड वो उस ज़ॉम्बी को मारते हुए कहता है तो ऐसा लगता है कि जो भी हम कर रहे हैं इसका वर्क हो रहा है एंड जो भी अनडेड रिचुअल की वजह से इस सिटी के अराउंड रोमिंग कर रहे थे डेफिनेटली उनका नंबर डिक्रीज हो चुका है। एंड इस पर जेक एनी का शुक्रिया अदा करता है एंड एनी भी गॉड को प्रे करते हुए कह रही होती है कि थैंक गॉड ये पॉसिबल हो चुका है। जेक एनी की ओर देखता है और कहता है तो अगर तुम्हारे फेस की तरफ देखा जाए तो तुमने तब ग्रेट नहीं किया था जब तुमने उन रियून्स को देखा था, तो ऐसा लगता है कि तुम उन रियून्स की वजह से थोड़ी सी चिंता में हो, क्या ऐसा नहीं है? तब एनी जेक से कहती है मुझे माफ़ कर देना, ऐसा नहीं है कि मैं तुम पे बिलीव नहीं करती हूँ, मैंने सिर्फ इस मेथड के बारे में कार्वेड मैन में नहीं देखा था और ना ही सुना था, बट मैं अपने आप पे यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि ये इतना ज़्यादा पावरफुल है और जिस किसी पर्सन ने उस रियून को क्रिएट करा है सच में वो एक जीनियस है। फिर जेक एनी से कहता है क्या तुम सच में यही सोचती हो? बाय द वे मुझे ऐसा लगता है कि अब वो टाइम आ चुका है कि हमें मेरे के घर के अंदर जो मेन स्टैचू है उसे अब संभालना पड़ेगा। तब एनी जेक से कहती है क्या ये ठीक होगा? तब जेक एनी से कहता है हमने कुछ दिनों में पॉलिटी के अंदर जो भी स्टैचूज थे उन्हें एलिमिनेट कर दिया है एंड इसी की वजह से जो रिचुअल की स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है एंड जो प्रेसिडेंट है वो भी मेयर के हाउस में ही होगा एंड प्रोबेबली उसने प्लान किया होगा कि उसे प्लेस को रिचुअल का सेंटर बनाया जाए। तो अब एनी भी एग्री हो जाती है एंड वो दोनों वहाँ पे जाने के लिए तैयार है एंड वो फिर से उसी जगह में आ जाते हैं, बट अभी ढंग से आए हैं एंड अब वो दोनों उसी डोर के सामने आ जाते हैं जिसके अंदर पिछले पार्ट में मेयर खड़ा था। एंड अब इस टाइम एनी को अंदर से कोई भी ऑमनियस ऑरा सेंस नहीं हो पा रहा है, तो अब जेक एनी को वहाँ से पीछे हटने के लिए कह देता है एंड अब से यहाँ पर वो लीड लेगा एंड जेक उस डोर को ओपन कर लेता है एंड ओपन करते ही उनके ऊपर एक अटैक हो जाता है एंड उस अटैक से वो बार बार बच जाते हैं एंड इसकी वजह से वो दोनों ही सरप्राइज हो चुके हैं। एंड एनी भी जेक से पूछती है कि क्या वो ठीक है? तब जेक उससे कहता है कि मैं ठीक हूँ एंड एक लो लेवल का अटैक मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। एंड जब जेक सामने देखता है तो सामने होते हैं शैडो डीमंस। हाँ, इस मानवा में इसे यही कहा गया है एंड बचपन में हमने तो हड्डी मेरा बड्डी देखा ही है, तो ये हड्डी मेरा बड्डी ही है, आई मीन कि उसी की तरह है।
एंड ये काफी ज्यादा स्ट्रेंज है क्योंकि जेक को भी इसका ऑरा सेंस नहीं हुआ है। एंड एनी इन्हें देख के शॉक हो जाती है और कहती है कि शैडो डिमंस कैसे, एक हाई रैंकिंग मॉन्स्टर्स यहाँ पर कैसे हो सकते हैं। एंड वो हड्डी आई मीन कि वो मॉन्स्टर उन दोनों पे अटैक कर देता है, बट जेक अपनी स्वॉर्ड से उसे रोक देता है एंड वो उसके साइड को रोक के उस पर 2-4 स्लैशेस लगा देता है। जेक को भी इनसे लड़ने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। एनी जेक को पीछे देखने के कह देती है एंड एक शैडो मॉन्स्टर जेक के पीछे से अटैक कर रहा होता है, बट जेक उससे बच जाता है एंड एक काउंटर अटैक कर देता है। लड़ते लड़ते वो उनसे कहता है योर असैसिनेशन स्किल्स आर बैड बिकॉज आई एम योर डैड एंड अपने एक ही शॉर्ट स्लैश से उसको वहीं पे मार देता है। तब एनी जेक से कहती है कि शैडो डिमंस यहाँ पर कैसे अपीयर हो सकते हैं। तब जेक एनी से कहता है ऐसा लगता है कि वो वैली के लोग हैं, उन्होंने इसको समन किया है। बट एनी काफी ज्यादा शॉक होती है क्योंकि वो रिचुअल काफी ज्यादा वीक हो चुका है। एंड तब प्रेसिडेंट उनसे कहता है इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर है कि हमारी रिचुअल की स्ट्रेंथ जरा सा भी कम नहीं हुई है। और फिर एनी और जेक यहाँ पर हिल जाते हैं क्योंकि वो पूरा घर हिल रहा होता है। तब जेक एनी से कहता है तो ऐसा लगता है ये सिर्फ रिचुअल का आउटपोस्ट ही है। तब एनी भी इस पर एग्री हो जाती है और कहती है मगर इसका मतलब क्या, जो भी हमने किया उसका इस पर कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ है। तब जेक उसे बताता है कि ऐसा नहीं हो सकता है एंड पहले तो हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। एंड जेक अपने स्वॉर्ड को नीचे मार देता है एंड एनी को लेके नीचे कूद जाता है एंड नीचे कूदते ही ऊपर का फ्लोर पूरा का पूरा ब्लास्ट हो जाता है। एंड अब हमें नीचे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वैली का मेन स्टैचू होता है। एंड एनी जेक को वैली के स्टैचू की तरफ देखने के लिए कह देती है क्योंकि नीचे का सारा वाटर वैली के इर्द गिर्द घूम रहा होता है। तब वो प्रेसिडेंट आके कहता है कि क्या ये ब्यूटीफुल नहीं है। तब उसे देख के एनी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। प्रेसिडेंट एनी की ओर देख के कहता है मैं उस टाइटल को हेट नहीं करता हूँ, बट तुम मुझे मेरे नाम से ही बुलाओ। और मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। मेरा नाम है एलियो ग्रिथिम। एंड एनी गुस्से की नजर से उसकी ओर देख रही होती है। तब वो प्रेसिडेंट कहता है कि तुम ऐसी शक्ल बना के मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, क्या तुम्हें ये सामने वाला व्यू अच्छा नहीं लगा है। एंड मुझे ऐसा लगता है ये रिचुअल अब इंटरप्टेड हो चुका है। मुझे कहते हुए ये दुख हो रहा है, मगर जो पेंटिंग तुमने उस स्टैचू पे बनाई थी उसका असर कुछ भी नहीं हुआ है। एंड जेक और एनी चुपचाप उसकी ओर देख रहे होते हैं। वह एनी कहती है तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। अब हमें यहाँ पर सब कुछ रिवील होने वाला है क्योंकि यहाँ पर स्टैचू को ढूंढने में प्रेसिडेंट ने उनकी हेल्प की है क्योंकि उसी ने सभी एरिया में अपने सोल्जर्स को सेटअप किया था एंड उन्हें गाइड कर रहा था। एंड ये सब उसने इसलिए किया क्योंकि वो एनी को यहाँ पर लाना चाहता था और ये बिल्कुल भी इजी नहीं होता। अगर उसने फोर्स किया होता तो उसने ऐसा प्लान किया कि एनी खुद चल के यहाँ पर आ चुकी है और मैंने तुम्हें इस पे बिलीव कराने दिया कि तुम्हारी पेंटिंग सक्सेस हो चुकी है। एंड मैंने सोचा कि तुम लास्ट स्टैचू को डिस्ट्रॉय करने के लिए आ ही जाओगे। एंड मैंने उसे ये कहते हुए सुना था कि वो बाकी के स्टैचू को डिस्ट्रॉय करके यहाँ पर आएगा। एंड एनी एकदम चुप हो जाती है। तो जेक उससे कहता है तो तुम चोरी चुपे हमारी बातें सुन रहे थे। तब प्रेसिडेंट उसे कहता है कि तुम्हें मेरा ग्रेटफुल होना चाहिए क्योंकि उसने उसके पोस्टर में एपर्ट्स नहीं डाले थे एंड अगर वो डालता तो ये और ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। एंड वो उनसे कहता है कि कुछ और घंटे बाद इस पूरी के पूरी सिटी के ह्यूमंस हमारे एक लॉयल आर्मी बन जाएंगे, तो मेरे साथ आओ। एंड ये एनी की ओर देख के वो कह रहा होता है एंड उसकी ओर हाथ बढ़ाता है। तब एनी उससे कहती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता एंड जो चीज़ तुम चाहते हो कभी भी नहीं होने वाली है। तब प्रेसिडेंट उससे कहता है कि तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं है, तो अब मुझे फोर्स यूज करनी पड़ेगी। अब एनी जेक का शुक्रिया अदा करती है, मगर क्यों, यही सवाल जेक भी उससे पूछता है। अब एनी जेक से कहती है कि इसलिए क्योंकि अगर तुम नहीं होते तो मैं काफ़ी पहले ही मर चुकी होती, तो अब मेरी बारी है, तुम यहाँ से भाग जाओ। मैं इन्हें रोकने की कोशिश करूँगी और वो भी जितना मेरे से हो सकेगा मैं उतना करूँगी। जेक उससे कहता है कि तुम मेरा एहसान मान रही हो, तुम्हें तो मुझे ब्लेम करना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हें एक झूठी आस दी। प्रेसिडेंट उससे कहता है अगर तुम्हें कुछ पता नहीं है तो तुम ऐसा प्रेटेंड क्यों करते हो कि तुम्हें सब कुछ पता है। जेक उससे कहता है कि मुझे इसके बारे में ऑलरेडी पता है एंड वो स्टूपिड मैजिक साइंस थे जो मैंने उस स्टैचू पे ड्रॉ किए थे, मुझे पहले से ही पता था कि वो वर्क नहीं करेंगे। तब मुझे पता चला कि तुम हमें हेल्प कर रहे हो क्योंकि तुम्हें एनी चाहिए। प्रेसिडेंट परेशान होते हुए उससे कहता है तो ऐसा था तो तुमने ऐसा क्यों होने दिया। तब जेक उसे कहता है क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए था। वो प्रेसिडेंट थोड़ा शॉक होता है एंड कहता है कि क्या
बट तभी जेक के पीछे एक ब्लास्ट होता है और जेक कहता है कि उसके लिए। जेक उसे कहता है कि तुम्हें पता नहीं है मैं यहाँ पर किसका जिक्र कर रहा हूँ। तब जेक कहता है ताज नियाज। एंड वहाँ से वेज ज़ॉम्बीज को काटते हुए आ रहा होता है। जेक अपनी बात कंप्लीट करता है, किलिंग मशीन वेज। एंड उस प्रेसिडेंट के पसीने छूट रहे होते हैं क्योंकि उसे लगा था कि जो वेज है उसने पहले ही विलेज छोड़ दिया है। जेक अपनी नाक में उंगली करते हुए कहता है मैंने उसे रिटर्न आने के लिए कह दिया। तब प्रेसिडेंट गुस्से में उससे कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है, वो एकदम से पावरलेस होगा जब वो उस रिचुअल में एंटर करेगा। बट तभी वहां पर एक उस वाटर से पाइथन क्रिएट हो जाता है एंड ये बहुत ज्यादा ही बड़ा होता है। तब जेक एनी से कहता है कि मेरे पीछे ही रहना और जरा सा भी पैनिक मत होना। एनी जेक को बप दे देती है। तब जेक उससे पूछता है कि ये क्या है। तब एनी उससे कहती है कि मैं कार्वर्ड मैन की प्रिंसेस कैंडिडेट हूँ तो मैं फाइट करूंगी। तब जेक भी उसे कहता है कि कितनी ज्यादा डिपेंडेबल है। एंड अब जेक यहाँ पर फाइट करने के लिए रेडी है। अपने स्वॉर्ड से पाइथन पे अटैक कर देता है एंड अपने स्वॉर्ड को उसके जबड़े में घुसा देता है। बट यहाँ पर जेक की पावर थोड़ी कम पड़ जाती है एंड वो पाइथन एकदम से उसके ऊपर गिर जाता है। एंड वो प्रेसिडेंट कहता है ये थोड़ा टाइम बाद हुआ मगर काफी ज्यादा सेटिस्फेक्शन हुआ और इसके कारण कोई भी यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकता है। जेक और एनी को कुछ भी नहीं हुआ है। आखिर में यार मेन कैरेक्टर ही है। एंड उन्हें सही सलामत देख के उस प्रेसिडेंट की फट के हाथ में आ जाती है और उनसे पूछता है कि उन्होंने इसे डायरेक्टली हिट कैसे लिया। और जेक उसे बताता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि वाटर कितना ज्यादा बड़ा है, कि वाटर का पिलर कितना ज्यादा बड़ा है, बट अगर हम उसका प्रेशर कम कर दे तो वाटरफॉल के अलावा कुछ भी नहीं है। एंड अब यहाँ पर एंट्री होती है वेज की, तो एकदम कूल अंदाज में आ रहा होता है एंड उसे देख के किसी की भी फटके हाथ में आ जाए तो प्रेसिडेंट क्या चीज है। अब प्रेसिडेंट भी लाइक फटे तो फटे बट नवाब भी ना हटे। एंड इसी के चलते वो वेज से कहता है मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम मेरी ऑफरिंग बनो। बट तभी वेज एक खींच के लगाता है अपनी स्वॉर्ड से एंड उसकी बुक वहां पर नीचे गिर जाती है एंड एक काफी ज्यादा भयंकर है। इसी की वजह से मैं बुक का हाथ ही नहीं लगाता, बाहर में जाए पढ़ाई। एंड वो बुक अपना मुंह ज्यादा ही खोल रही थी तो वेज अपना डाल देता है, कि अपनी स्वॉर्ड डाल देता है एंड उस बुक को एकदम से नीचे पटक देता है। कहता है कि वैली का आर्टिफैक्ट कितना ज्यादा डिस्गस्टिंग है। एंड अब स्टैचू थोड़ा थोड़ा हिलने लग जाता है एंड एकदम से आंखें नीचे गिर जाता है। तब वो प्रेसिडेंट कहता है फाइनली ये स्टार्ट हो गया है और अब गॉड की जजमेंट यहाँ पर है। तब वेज उससे कहता है ज्यादा रेडिकुलस ना बनो, तुम्हारी बुक मैंने पहले ही डिस्ट्रॉय कर दी है। तब प्रेसिडेंट चिल्लाते उनसे कहता है जो लाइफ फोर्स है वो पहले से अंडरग्राउंड में फ्लो कर रही है तो अब रिचुअल अपने आप ही स्टार्ट हो जाएगा। अगर एक बार ये स्टार्ट हो जाए फिर इसे कोई भी नहीं रोक सकता है। एंड ये रिचुअल तब तक नहीं रुकेगा जब तक ये सिटी हमारे कब्जे में नहीं आती। तो बस अब स्टार्ट होएगा। एंड उसके होश तब उड़ जाते हैं जब वहां पर कुछ भी नहीं होता है एंड वो एकदम से शॉक होता है और कहता है कि यहाँ पर क्यों कुछ भी नहीं हो रहा है। तब जेक उससे पूछता है तो तुम्हें जानना है कि ये क्यों नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हमें एक ट्विस्ट देखने को मिलता है। तो जेक उसके पास जाके कहता है जो सील मैंने उस पर ड्रॉ की थी एक्चुअल में वो रियल है एंड वो एक रियल मैजिक सील है जिसने तुम्हारे रिचुअल में इंटरप्ट किया है। तो प्रेसिडेंट अब तुम्हें कैसा लग रहा है। तब जेक उसे हंसते हुए कहता है क्या ये सच में टेस्टी है। क्यों हिला डाला ना। एंड यहीं पर प्रेसिडेंट का काम तमाम हो जाता है। एंड अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। तो यहाँ पर वेज जेक का शुक्रिया अदा कर रहा होता है क्योंकि अगर उसने टाइम पे उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया होता तो आज यहाँ पर कुछ और ही होता। एंड वो इस पे ग्लैड फील करते हैं कि अंत में जाके ज्यादा बुरा नहीं हुआ है। तब जेक उनसे कहता है मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो सिर्फ टाइम ही बाय किया है ताकि हांस आपको फाइंड कर सके। एंड जेक अपने मन ही मन में कह रहा होता है ऑफ कोर्स हांस को तो कुत्ते जैसा ही काम करना पड़ता है। एंड हांस तो रोते रोते कह रहा होता है कि मिस्टर वेज आप मुझे ऐसे कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। तो अब यहाँ पर मानवा का सबसे सैडेस्ट पार्ट आ चुका है कि यहाँ पर एनी और जेक के रास्ते अलग अलग होने वाले हैं। एंड जेक एनी से कहता है कि चलो अब हमें चलना होगा। तब एनी जेक से कहती है अगर तुम चाहो तो तुम टेम्पल में भी और ज्यादा रेस्ट कर सकते हो। तब जेक उससे कहता है कि नहीं मुझे और भी कहीं जाना है। एंड अब फाइनली यहाँ पर उन दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। एंड अब जेक हांस से कहता है तो अब हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन डिसाइड हो चुकी है। एंड अब हमारा सीन एनी और वेज की तरफ का दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों जेक के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। जहाँ पर एनी वेज से कहती है कि उसने हांस से सुना था कि मिस्टर जेक स्टीलविल फैमिली के ओल्डेस्ट सन है। तब वेज चौंकते हुए एनी से कहती है तो आपका मतलब है किंगडम के ग्रेट डिफेंडर्स वही स्टीलविल्स। जिस पे एनी एग्रीड हो जाती है एंड कहती है ऑल्दो मैं इस पे श्योर नहीं हूँ कि वो जोक कर रहा था या फिर सीरियस में बात कर रहा था।
तब वेज उनसे कहते हैं तो ऐसी बात है। देन मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस रिपोर्ट में मिस्टर जेक को मेंशन नहीं करना चाहिए। तब वेज एनी से कहता है तो मुझे पॉप को ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा। तब एनी भी इस पर एग्रीड हो जाती है। एंड अब एनी को कोई एक बंदा छुप के देख रहा होता है एंड उसी की तुरंत बाद वो उसके सामने आ जाता है, आई मीन के पीछे आ जाता है। एंड ये वही हीरो है जो कि एनी के पीछे आके कहता है कि क्या आप ही एनी है। तब एनी उससे पूछती है आखिर तुम कौन हो। तब वो अपने आप का इंट्रोडक्शन उसे दे देता है कि मैं ग्रैंड जेनार्ड हूँ। तब एनी उसके चेस्ट पे लगा हुआ सिंबल देख के समझ जाती है एंड उससे कहती है तो तुम एलाइट ग्रिल नाइट हो जो यहाँ पर ऑर्डर पे हमें हेल्प करने के लिए आया है। तब वो एनी को ग्रीट करते हुए उससे कहता है कि ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं एज अ आउटसाइडर कार्बाइड मैन को वॉलंटियर कर रहा हूँ। तो अब एनी उससे पूछती है तो तुम मुझे कैसे जानते हो, क्या हम पहले मिल चुके हैं। तब जेनार्ड उससे कहता है कि मुझे बाकी लोगों ने बताया कि आप कौन हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने आप को पब्लिक सेटिंग्स में इंट्रोड्यूस करना चाहिए था, बट मुझे आपकी हालत कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। अब एनी उससे कहती है क्या मैं। तब जेनार्ड उससे फ्लर्ट करते हुए कहता है हाँ ये थोड़ा रूड हो सकता है, बट ऐसा लगता है कि आप किसी चिंता में, मगर मैं आपकी हर एक बात सुनना चाहूँगा एंड आपकी हर एक चिंता मुझे दूर करने में अच्छा लगेगा। अब एनी उससे कहती है कि नहीं थैंक यू, मैं अभी तो किसी भी चिंता में नहीं हूँ एंड तुम्हें ऐसा लग सकता है क्योंकि मैं थोड़ी टायर्ड हूँ। तब जेनार्ड उससे कहता है तो मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा देर तक आपको यहाँ पर नहीं रोकना चाहिए, आपको तो रेस्ट करना चाहिए, तो प्लीज़ आप रेस्ट करिए। एंड एनी उससे कहती है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा एंड वहाँ से चली जाती है। तब जेनार्ड सस्पिशियस लुक से कहता है कि यहाँ पर कुछ तो अजीब है। तो अब हमारा सीन सिउल सिटी में पास वाले माइंस का सीन दिखाया जाता है। यस ये सिउल सिटी है ना कि सियोल। एंड यहाँ पर गॉब्लिन्स मरे पड़े एंड एक कारनामा हमारे हांस भाई ने किया है। एंड जेक उससे कह रहा होता है कि मेरे भाई तुम अब बिग ट्रोल्स को भी मार सकते हो। एंड हांस तो इस पे हंस ही रहा होता है। एंड तभी उन्हें किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि मदद को मांग रहा होता है। एंड वो दौड़ते दौड़ते उन्हीं के पास आ रहा होता है एंड उसके पीछे बहुत सारे गॉब्लिन्स पड़े होते हैं, बट जिग जैक अपने एक ही स्ट्राइक में उन सभी गॉब्लिन्स को मार देता है एंड उस लड़के को बचा लेता है। एंड वो बच्चा अपनी जान बचाने के लिए उनका शुक्रिया अदा कर जाता है। तब हांस उससे पूछता है कि गॉब्लिन्स तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे। तब वो बंदा हंसते उनसे कहता है कि एक्चुअली मैं एक्सप्लोरर की ट्रेनिंग कर रहा हूँ। अरे वही डोरा वाला, आपको झरना दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, हमारी आंखें तो फूटी हुई है। एंड वही काम ये बंदा कर रहा है। एंड ऐसा लगता है कि एक्सप्लोरर सुन के जेक और हांस को डोरा की याद आ चुकी है। एंड वो बंदा कुछ और बातें भी उन्हें बताता है कि मैं अभी तो एक माइनर ही हूँ, अरे वही खदान खोदने का काम करते, मगर उसका ड्रीम है कि वो एक एक्सप्लोरर बने एंड वो अभी ट्रेनिंग के मिडल में है। मगर तभी उसका ट्रेनर उसे आवाज़ लगाता है एंड उसे चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी से शुरू करो एंड तुमने तो गॉब्लिन्स को भी अपने आप से नहीं मारा है। एंड अब उसे देरी हुई तो जेक से कहता है तो आखिर तुम दोनों के नाम क्या है एंड मैं मेक श्योर करूँगा कि आप दोनों को पे बैक कर सकूँ मेरी जान बचाने के लिए। एंड मेरा नाम स्नॉच है। एंड जेक भी उसे अपना नाम बता देता है एंड अब वो उन्हें बाय करके चला जाता है। एंड हांस तो कंफ्यूज होता है कि एक्सप्लोरर टीचर ये चल क्या रहा है। तब जेक उससे कहता है कि वॉटएवर, अभी बहुत सारा नॉनसेंस बातें हो चुकी है तो जल्दी से अपनी फाइट कंटिन्यू करो। तब हांस उससे कहता है कि फाइट कौन सी फाइट। तब उसके पीछे होता है एक ट्रोल जो कि हांस के घुसंडी मारने आ रहा होता है। एंड अब हमारा सीन उन दोनों की तरफ का दिखाया जाता है, यानी कि उस ट्रेनर और स्नॉच के बीच में। एंड अब ट्रेनर उससे कहता है कि अपना माना यूज करो चलने के लिए। तब स्नॉच भी ओके कर देता है, मगर वो एक पत्थर से टकरा के नीचे गिर जाता है। तब वो ट्रेनर गुस्से में उससे कहता है कि आखिर कितनी बार तुम गिरने वाले हो एंड जल्दी से खड़े हो जाओ, मैं ज़्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रुकने वाला हूँ एंड आज की ट्रेनिंग के लिए बस हो गया। मगर स्नॉच उससे कहता है कि मैं रेडी हूँ, मगर वो ट्रेनर उससे कहता है कि अभी के अभी मेरे नज़रों से दूर हो जाओ। मगर स्नॉच उससे कहता है कि मुझे और भी ज़्यादा ट्रेनिंग करनी है। मगर स्नॉच के पाँव पर एक चूहे जैसे दिखने वाली प्रजाति आ जाती है जिसका नाम म्यूल है। तब स्नॉच कहता है कि आखिर ये म्यूल कहाँ से आया है। एंड वो एक कोलैप्स हुई माइन की तरफ देखता है एंड कहता है कि ये माइन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। एंड वो उस म्यूल से भी कहता है कि ये प्लेस तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकती है, तो तुम अपने फैमिली के पास जाओ। एंड स्नॉच वहाँ से जा रहा होता है, मगर वो स्नॉच के पीछे पीछे ही चल रहा होता है। स्नॉच उससे कहता है कि क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मुझे फॉलो मत करो और तुम्हारी फैमिली के पास जाओ। मगर वो म्यूल उसकी तरफ देख के क्यों कर रहा होता है, आई मीन कि चूहे जैसे। तब स्नॉच कहता है कि आखिर अब मैं क्या करूँ, तो ये कैसे होगा कि मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊँ। एंड वो म्यूल भी यहाँ पर खुश हो जाता है। एंड अब हमारा सीन जेक और हांस की तरफ आ जाता है जहाँ वो दोनों डिनर कर रहे होते हैं। तब हांस उससे कहता है
सर ज़ेक, मैं एक बात पे काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ। एंड वो भी हमारे आते वक्त। तब ज़ेक भी उससे पूछता है कि क्या हुआ भाई। तब हांस उससे कहता है, सर ज़ेक, आपने सियोल सिटी को क्यों चुना? एंड वो भी हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। एंड हांस उससे कहता है कि जब हम पोर्टी सिटी को छोड़ रहे थे तब आपने कहा था, तो अब हम कहाँ जाने वाले? तब ज़ेक उससे कहता है कि तो अब तक तुमने इसे याद रखा है। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था। तब हांस उससे कहता है कि मैं इतना भी स्टूपिड नहीं हूँ कि जो चीज़ अभी अभी हुई उसे भूल जाऊँ। तब ज़ेक हांस से कहता है, वेल इट्स जस्ट बिकॉज कि वो दिन अभी जल्दी आने वाला है। तब हांस उससे कहता है कि वो दिन? कौन सा दिन? तब ज़ेक उससे कहता है कि अगर मैं बताऊँ फिर भी तुम इसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकोगे, तो तुम इसे सियोल का आखिरी दिन भी बोल सकते हो, जहाँ पर सियोल एक खंडर ही बन जाएगा, यानी कि बर्बाद हो जाएगा। एंड वो भी नॉर्म के द्वारा, जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। एंड अब हमारा सीन स्नॉच की तरफ का दिखाया जाता है, जो कि उस म्यूल को लेके जा रहा होता है अपने घर में। एंड जाते जाते वो उसके लिए नाम सोच रहा होता है कि इसका नाम क्या रखा जाए। एंड पहला नाम तो उसके मन में आता है कि मैरी रखा जाए, बट नहीं, नॉइजी कैसा रहेगा? नहीं, हमें एक और अच्छा नाम सोचना पड़ेगा। तो तुम्हारे लिए नोवेम कैसा नाम रहेगा? तो अब से म्यूल तुम्हारा नाम नोवेम ही होगा। एंड अब हमारा सीन उस ट्रेनर की तरफ का दिखाया जाता है, जो कि किसी से बात कर रहा होता है, जिसने एक ब्लैक रोब पहना होता है, जो कि उस ट्रेनर को पैसे देते हुए कहता है कि तुमने अच्छा काम किया। तब वो ट्रेनर उससे कहता है कि तो हमारी डील यहीं पे ख़त्म होती है। सही कहा। एंड अब हमारा सीन कुछ समय पहले का जाता है, जहाँ पर वो ट्रेनर मुस्कुराते हुए स्नॉच और म्यूल को देख रहा होता है एंड कह रहा होता है कि अभी मैं मेक श्योर करूँगा कि तुम इडियट उस म्यूल से मिलो। एंड अब हमारा सीन प्रेजेंट में आ जाता है। तो अब ये खत्म होता है कि मैं उसका मास्टर का रोल प्ले करूं। एंड वो ब्लैक रोप वाला बंदा उसे थैंक यू करता है कि उसने हेल्प की। एंड उससे कहता है कि थैंक यू सो मच कि मैं अपना प्लान एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। एंड अब हमारा सीन हांस और ज़ेक की तरफ का दिखाया जाता है। तब ज़ेक उससे कहता है कि हांस, इसे देखो, ये पत्थर 1000 सालों में एक ही बार दिखता है। तब हांस भी ज़ेक की तरफ देख के कहता है कि क्या 1000 सालों में एक बार? तब हांस के पीछे वाली धंधे वाली आई मीन कि बिजनेस वूमन हांस से कह रही होती है, हे हैंडसम मैन, इधर पे आओ, तुम्हारे ऊपर ये शर्ट परफेक्ट लगेगी। एंड उसी के बगल में एक मीट बेचने वाला होता है, जो कि हांस की तरफ कहता है कि हे हैंडसम शक्ल वाले बंदे, इधर पे आओ एंड इसे ट्राई करो, एकदम रोस्ट किया है एंड इस पे एक स्पेशल जूस अप्लाई किया है, तो ये खाने में एकदम लजीज लगेगा। एंड हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है, जहाँ हांस ने उस शर्ट को एंड उस रोस्टेड पीस को लिया होता है एंड मजे मजे में खा रहा होता है। एंड ज़ेक से कह रहा होता है कि सर ज़ेक, यहाँ पर देखिए, क्या आपको नहीं लग रहा है मैं कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा हूँ? एंड ये रोस्ट काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। एंड ज़ेक ये सब देख के परेशान हो रहा होता है कि आखिर मैं इसे कैसे रोकूं। एंड तभी हांस के बगल से 2 बंदे जाते हैं और वो बातें कर रहे होते हैं आपस में। एंड उनमें से बुढ़ा आदमी कह रहा होता है कि उसे हमेशा ही पता था कि स्नॉच जो है वो एक ना एक दिन स्कैम हो ही जाएगा। तब उसके बगल वाला बंदा उससे कहता है, तो आपने कहा कि उसका एडवेंचरर मास्टर वो उसे छोड़ रहा है, सही कहा? तब वो बुढ़ा आदमी उससे कहता है कि उसने तो स्टार्ट भी नहीं किया था। एंड और तो और वो कह रहा होता है, स्नॉच इतना ज़्यादा शॉक हो चुका है कि वो अपने घर से भी बाहर नहीं निकल रहा है। एंड ज़ेक अपने मन ही मन में सोच रहे होते कि क्या स्नॉच ये वही बंदा नहीं है जिसे मैं पहले मिला हूँ? एंड उसे वो दोनों ही याद आ रहे होते हैं। एंड और तो और उसे वो मास्टर यानी कि उसका ट्रेनर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, तो वो एक फ्रॉड ही होगा। तभी हांस उसे आवाज़ लगाता है कि सर ज़ेक आपको ये ट्राई करना चाहिए। एंड उसने 2 बारबेक्यू लाए होते हैं एंड और तो और काफ़ी सारा खाना अपने हाथ में पकड़ के लाया होता है। अरे यार, हांस के तो मज़े ही मज़े। तब ज़ेक अपने मन ही मन में सोच रहा होता है, अगर बात की जाए लुक्स की तो ये हांस उस फ्रॉड करने वाले बंदे से कई गुना गया गुजरा लगता है। एंड अब हमारा सीन नाइट का दिखाया जाता है एंड हमें स्नॉच का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर स्नॉच अपने बेड पे ही सोया होता है एंड वो थोड़ा थोड़ा डिप्रेशन में भी लग रहा होता है बेचारे के साथ इतना बड़ा स्कैम जो हुआ है। एंड नोएम उसे कुछ इशारे दे रहा होता है। तब स्नॉच उससे कहता है कि नोएम, तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम बोर हो चुके हो? एंड वो चूहा स्नॉच के हाथों में बैठ जाता है एंड उसे कंफर्ट दे रहा होता है। स्नॉच उससे कहता है कि तुम्हारी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तुम्हें तो किसी भी बात की चिंता नहीं होती है, तुम्हारे तो मज़े ही मज़े हैं। तब नोएम कुछ इशारे करता है एंड उसके मुंह पे ही छलांग लगाता है। एंड स्नॉच उससे कहता है कि क्या तुम रिवेंज की बात कर रहे हो, क्योंकि मैंने तुमसे कहा कि तुम कुछ भी थिंक नहीं करते हो। मगर तभी उसे किसी के होने की एहसास हो जाता है एंड वो उसे आवाज़ भी लगाता है कि वहाँ पर कौन है। एंड उसका डोर अपने आप ही ओपन हो जाता है एंड इसी के बारे में वो सोच रहा होता है कि डोर अपने आप ही कैसे ओपन हो सकता है। एंड वो अपने डोर को क्लोज कर देता है, मगर तभी उसके पीछे कोई आ जाता है एंड ऐसा लगता है कि ये वही रोप वाला बंदा है जो कि उस ट्रेनर के साथ बात कर रहा था।
एंड यहाँ पर जेक और हांस रास्ते से चल रहे होते हैं। तब हांस जेक से कहता है कि क्या ये अच्छा नहीं है, क्या आपको नहीं लगता? तब जेक हांस से कहता है कि ओए हांस, तुम इन कपड़ों को उतार नहीं सकते क्या? तब हांस मुंह बनाते उससे कहता है कि मगर क्यों? उस ओनर ने मुझसे कहा कि मुझ पे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा सूट करता है। एंड जेक अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि व्हाट अ ड्रैग। एंड तभी उसे छत से कोई चलते हुए दिख रहा होता है, यानी कि दौड़ते हुए दिख रहा होता है। एंड उन पे हांस की भी नज़र पड़ जाती है और जो जेक से पूछ रहा होता है कि आखिर ये कौन है एंड यहाँ पर चल क्या रहा है। तब जेक उससे कहता है कि तुम देख नहीं सकते, ये लोग ही हैं। एंड जब जेक ध्यान से उसे देखता है तो वहाँ पर उसे स्नॉच भी नज़र आ जाता है। एंड उसे एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर ये बंदे उस बच्चे को क्यों लेके जा रहे हैं जिसे उस ट्रेनर ने छोड़ दिया था। तो क्या ये किडनैपिंग है? यहाँ पर क्लियरली मैं बता सकता हूँ कि ये एक सस्पिशियस बंच है। तो क्या मुझे इनका पीछा करना चाहिए? हाँ, ये मेरे लिए एक अच्छा चांस हो सकता है, एक अच्छा काम करने के लिए। तब वो अपना सामान हांस को देते हुए कहता है कि तुम अपने इन में चले जाओ, मुझे थोड़ा काम है। एंड वो उनका पीछा करते हुए चला जाता है। एंड वो बंदे आगे भाग रहे होते हैं और इनका पीछा जेक कर रहा होता है। एंड जेक दौड़ते दौड़ते उनसे कहता है कि ज़रा रुको, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है एंड मुझे थोड़ा उससे काम है जिसे तुमने अपने हाथों में रखा है। एंड दौड़ते दौड़ते वो बंदे अपने जेक पे हमला कर देते हैं, मगर अपना जेक उसका डैगर अपने हाथों से रोक लेता है एंड दोबारा से उसके ऊपर ही फेंक देता है। एंड वो डैगर सीधा जाके उस बंदे के लग जाता है जिसने अपने स्नॉच को पकड़ के रखा है। एंड वो बंदे एक जगह पे आके रुक जाते हैं। तब जेक उनसे पूछता है कि आखिर तुम कौन लोग हो, मतलब कि तुम लोग कौन हो? मगर इसका जवाब ना देते हो वो बंदा उनसे कहता है कि इस पे हमला करो एंड इसे मार दो। एंड उसके बंदे जेक पे हमला कर देते हैं एंड जेक को भी उनके ऊपर गुस्सा आ रहा होता है। तब जेक उन्हें मारते मारते कह रहा होता है तुम सिर्फ जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? जब कोई बंदा तुमसे कुछ पूछता है एंड मारते मारते उनसे कहता है तो तुम्हें उसका जवाब देना चाहिए। एंड उन असैसिन्स का काम वहीं पे तमाम कर देता है। एंड वो मेन बंदा अपने स्नॉच को लेके भाग जाता है एंड जेक भी उसका पीछा करने लग जाता है। एंड जेक बहुत देर तक उनका पीछा करता है, मगर वो एकदम से अपने जेक के नज़रों से गायब हो जाते हैं। एंड जेक भी उन्हें ढूंढ रहा होता है एंड वो अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि आखिर वो कहाँ पे चले गए। एंड अपने मन ही मन में कहता है कि क्या ये माइन से। एंड वो बंदा अपने स्नॉच को लेके उस माइन में चला जाता है एंड उस माइन से कुछ और असैसिन्स बाहर निकल के आ जाते हैं। एंड जेक उनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो, मगर वो सीधा अपने जेक पे हमला कर देते हैं। मगर जेक भी सब्जी मूली की तरह उन्हें काट देता है एंड यहीं पे उनका खेल तमाम हो जाता है। एंड जेक अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि कुछ तो अजीब फील हो रहा है। अगर ये असैसिन्स पे हुए मगर फिर भी इनकी स्किल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, तो आखिर में ये कहाँ से आए होंगे? एंड जो रीज़न है कि मैं इस सिटी में आया हूँ तो वही डिजास्टर है जो कि होने वाला है, मगर ये लोग कहीं से तो आए, तो कोइंसिडेंटली क्या ये? तब वो उनमें से एक घायल बंदे से पूछता है, हे ज़रा सुनो, बाय एनी चांस क्या तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नॉर्म से रिलेट करते हो? मगर तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है एंड हमें स्नॉच की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसे होश आ चुका है एंड अभी वो नॉर्म को ढूंढ रहा होता है एंड नॉर्म उसके बगल में ही होता है। एंड फिर वो नॉर्म से पूछता है कि ये कौन सी जगह है। एंड वो बंदा नॉर्म को अपने हाथ में पकड़ लेता है एंड स्नॉच से कहता है, यानी कि स्नॉच का गला पकड़ते उससे कहता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे तो लगा था तुम एक कायर हो, तो क्या ये इसकी वजह से हो सकता है, यानी कि तुम्हारा जो स्पेशल रिलेशनशिप इस म्यूल के साथ। एंड वो अपने स्नॉच को एक धक्का दे देता है जिसकी वजह से स्नॉच पीछे जाके गिर जाता है। तब स्नॉच उससे कहता है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तब स्नॉच एकदम से शॉक होता है और अपने मन ही मन में सोच रहा होता है क्या ये वही प्लेस है, वही टूटी फूटी माइन? तब वो उस माइन की ओर जाके कहता है कि आखिर इसके साथ क्या हुआ है? तब वो बंदा अपने स्नॉच से कहता है, तो ऐसा लगता है तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिसकी वजह से तुम पिछले साइड का देखना चाहते हो एंड तुम्हारा फेस ही बताता है कि तुम्हें कितना ज़्यादा पता है। एंड इसमें कोई भी स्पेशल बात नहीं है, यहाँ पर बस तुम्हारी आंखें सब कुछ बता रही हैं जिसमें डेस्परेशन एंड सैडनेस भर भर के है। तो तुम अपने फादर की ग्रेव देख रहे हो। तब स्नॉच उससे पूछता है, क्या तुम मेरे फादर को जानते हो? तब वो बंदा स्नॉच से कहता है कि मैं अच्छे से उन्हें जानता हूँ, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें एक लाइट चमकती हुई दिखाई देगी एंड वो एक सीलिंग स्टोन है एंड इस स्टोन ने इस माइन के बीस्ट को सील करके रखा था, मगर तुम्हारे पिता ने एक्सीडेंटली उसे टच किया था एंड इसी की वजह से गलती से उन्होंने इस माइन में छुपे हुए बीस्ट को जगा दिया एंड उसी मॉन्स्टर की वजह से ये पूरी की पूरी माइन यहाँ पर कोलैप्स हो चुकी है। साथ में तुम्हारे फादर यही वे मर चुके हैं। तो क्या तुम यहाँ पर अपसेट हो एंड क्या तुम यहाँ पर एंग्री फील कर रहे हो? एक तो तुम्हारे फादर तुमसे छीन लिए गए एंड इसी की वजह से तुम माइनर को हेट करते आ रहे हो एंड वो सब कुछ हुआ इसी माइन के बीस्ट की वजह से।
तो अब तुम कौन सी जजमेंट लेते हो एंड तुम इसी मॉन्स्टर को हेट करते हो। एंड वो उसी म्यूल को उसकी तरफ लेके कह रहा होता है। तब स्नॉच उससे कहता है कि आखिर कैसे, मगर नाओमी कैसे ऐसा कर सकता है। तब वो बंदा उससे कहता है कि यही वो बीस्ट है जो कि अर्थ के का कारण बन चुका था एंड जिसकी वजह से तुम्हारे फादर मर गए हैं। एंड स्नॉच एकदम से शॉक हो जाता है। अब तक ये उसी के साथ रहा जिसने उसी की फैमिली को मारा है एंड मुझे तो लगता है कि ये अपने मन ही मन में हंस रहा होगा। तो अब जल्दी से अपनी जजमेंट ले लो इस चूहे के ऊपर। मगर तभी स्नॉच को कुछ होने लगता है, उसकी आंखें ग्लो करने लगती है एंड जेक उन्हें ढूंढ रहा होता है कि आखिर वो कहाँ पे चले गए। एंड जेक चलते चलते अपने मन में सोच रहा होता है कि जैसे ही मैंने उसे नाओमी के बारे में बताया तब उसने अपने आप को ही ब्लास्ट कर दिया। एंड वो असैसिन्स वो तो मैजिक को भी यूज कर रहे थे एंड वो भी फायर वाला मैजिक। एंड और तो और वो तो आर्टिफैक्ट भी कैरी कर रहे थे, यानी कि इसका मतलब वो पक्का नाओमी से रिलेटेड होंगे ही। तो अब मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि आखिर इनके पीछे कौन होगा। एंड जेक उस माइंड के सामने आके रुक जाता है एंड उसे एक ऑरा सेंस हो रहा होता है जो कि स्नॉच की तरफ से आ रहा होता है। एंड जेक अपने स्वॉर्ड लेके तैयार हो जाता है। जेक के सामने होता है स्नॉच जिसके अपीयरेंस पूरी की पूरी तरह चेंज हो चुकी है। तो अब आरसीबी हार गई है तो मेरा मन भी नहीं है एडिट करने का, तो बस इतना ही। एंड स्टार्टिंग में मैं शाउट आउट देना भूल गया हो तो कमेंट कर देना एंड जिसका भी कमेंट मुझे अच्छा लगेगा मैं उसे पिन कर दूंगा। एंड बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि मैं वीडियो में काफ़ी ज़्यादा गालियाँ देता हूँ, तो यार मेरे जो वीडियो है उसमें 90 से ज़्यादा लोग कि 90% से ज़्यादा लोग 18+ है एंड आई डोंट थिंक कि उनको कुछ दिक्कत होगी। एंड अगर आपको फिर भी दिक्कत हो रही होगी तो भाड़ में जाओ, बट जाते जाते लाइक करके जाओ। तो ओके बाय।